दोस्तों नमस्कार। अभी तो देश में चुनावी वोटिंग की शुरुआत ही हुई है। 2 चरण ही तो चुनाव बीते हैं। तीसरा चरण कल वोटिंग होनी है। उसके बाद भी 4 चरणों की वोटिंग बची होगी। लेकिन तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते सरकार अगर हांफने लगी है। इस देश में चुनाव प्रचार अगर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पलटने की दिशा में ले जाने लगा है। इस देश के भीतर वोटरों के सवाल और वोटरों के भीतर का गुस्सा अगर सड़क पर दिखाई देने लगा है और अगर सत्ता को यह महसूस होने लगा है कि उसके नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तब सोचिए क्या क्या हो सकता है। और अभी तो 2 ही चरण बीते हैं। आने वाले वक्त में क्या क्या होगा यह सिर्फ आप आज सोच सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई है जहां पर राजनीतिक दलों को यह लगने लगा कि अब चुनाव प्रचार अगर और तीखा होगा तो सत्ता बदल सकती है। और दूसरी तरफ सत्ता को ऐसा क्यों लगा कि अगर राजनीतिक तौर पर वो कमजोर है और अगर उसने खुद को मजबूती के साथ नहीं दिखाया तो फिर उसकी सत्ता चली जाएगी। क्या यह सब कुछ चुनाव प्रचार के वक्त महसूस किया जा सकता है? या किसी भी देश में चुनाव प्रचार के वक्त इतना बड़ा बदलाव होता है? भारत में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। सामान्य तौर पर चुनाव के ऐलान के बाद सत्ता अपनी उपलब्धियों को बतलाती और विपक्ष उस पर निशाना साधता है, या फिर आने वाले वक्त में दोनों अपने विजन को रखते हैं। क्योंकि याद कीजिए 15 मार्च 2024 इसी बरस जब चुनाव का ऐलान हुआ नहीं था, उस समय तक देश की क्या स्थिति थी? मोदी सरकार 400 पार के नारे लगा रही थी। सांसदों के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों को बतला रहे थे, गांव गांव जाइए, बतलाइए कि हमारी उपलब्धियां कितनी बड़ी हैं, कितनी बड़ी तादाद में हमने योजनाओं को इस देश के सामने रखा है। और बताइए कि 23 साल से प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले मुख्यमंत्री भी थे, यानी सत्ता के 23 बरस में उनके दामन पर एक दाग तक नहीं है। बताइए कितने ईमानदार हैं वो। और इसके साथ यह भी बताइए कि कितना ज्यादा लाभ, कितनी बड़ी सुविधा और कितनी सारी रियायत मोदी सरकार के दौर में इस देश के गांव वालों को मिली, शहर वालों को मिली, सब कुछ बताइए। और उस वक्त 400 पार का नारा कितना आसान लगने लगा था। लेकिन चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ही ऐसा क्या हो गया कि राजनीतिक तौर पर सत्ता के तेवर कड़े हो गए? ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी ने विपक्ष के प्रचार की जब कमान संभाली तो उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसी परिस्थिति इससे पहले वाकई कभी नहीं थी। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि जिन बातों का जिक्र इस देश में बुद्धिजीवियों के बीच ड्राइंग रूम में बहसों में होता था, उन बातों का खुले तौर पर जिक्र सार्वजनिक मंचों से होने लगे? जिन बातों का जिक्र इस देश के तमाम चुनावी विश्लेषक करते थे कि दरअसल इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या है, खुले तौर पर उसका ऐलान सार्वजनिक मंचों के जरिए चुनाव प्रचार में होने लगे। और इस देश के भीतर का गुस्सा जो खास तौर से युवाओं के बीच है, उनकी बेरोजगारी की परिस्थिति और उनके आंकड़ों को लेकर जो भी विश्लेषक चुनावी प्रचार के वक्त में या चुनाव के दौर में जो भी आकलन करते थे, उसमें युवाओं को लेकर उनके भीतर एक वोट बैंक की तर्ज पर सवाल होता था। लेकिन पहली बार अगर सार्वजनिक मंचों से यह ऐलान होने लगा कि दरअसल इस देश में युवाओं के भविष्य को ही मौजूदा सरकार ने चौपट कर दिया, खराब कर दिया, बेकार कर दिया। जो शब्द जितना भी गहरा ले सकते हैं उन शब्दों को चुनिए आप, और फिर सोचिए कि इस देश के भीतर में जो परिस्थितियों को राजनीति चुनाव के वक्त ढक लेती थी, संयोग से उन्हीं परिस्थितियों को चुनाव के वक्त उघाड़ कर रख दिया गया है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी अब खुल्लम खुल्ला अगर एक तरफ यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल जनता पहली बार किसानों की सरकार चुने, गरीबों की सरकार चुने, क्योंकि मौजूदा सत्ता सरकार रईसों की है। क्या ऐसी सोच इस देश के भीतर जब वामपंथी राजनीति थी उससे हटकर क्या कभी किसी ने सोचा था? और कांग्रेस उस दिशा में जाएगी यह भी किसी ने सोचा नहीं होगा। और तो और
कांग्रेस के नेता, वह भी गांधी परिवार की विरासत को लिए हुए राहुल गांधी, इन बातों का जिक्र करेंगे, वाकई किसी ने नहीं सोचा होगा। अब इन बातों को कहा जा रहा है और उसके बाद सत्ता किस रूप में बेखौफ नहीं है, क्या वो डरी हुई है? इन दो परिस्थितियों के बीच आज खड़े हो जाइए और चुनाव प्रचार की परिस्थितियों के हर अंदाज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गरीबों की सरकार चुनिए, किसानों की सरकार चुनिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की सरकार चुनिए। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं, वैसी सरकार से हिंदुस्तान का फायदा नहीं होगा। कर्नाटक के जिन इलाकों में कल वोटिंग होनी है, उन्हीं जगहों पर एक दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे। यानी अमेठी में चुनाव नहीं लड़के रायबरेली में चुनाव लड़ेंगे, इस ऐलान के 24 घंटे के बाद राहुल गांधी के भाषण का ये एक छोटा सा हिस्सा है। और अमेठी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो क्या सत्ता की समूची बिसात डगमगा गई और राजनीतिक तौर पर उसके भीतर का गुस्सा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नजर आने लगा? और इस देश की जनता के भीतर भी जो गुस्सा राजनीतिक तौर पर है, वो क्या वाकई नजर आ रहा है? हरियाणा के भीतर लगभग 6 जगहों पर, पंजाब के भीतर लगभग 9 जगह पर, महाराष्ट्र के भीतर लगभग 2 दर्जन जगहों पर, और तो और उससे पहले शुरुआत में जाइएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर भी भाजपा नेताओं को गांव से खदेड़ा गया। कई गांवों ने बायकॉट का ऐलान किया, कई गांवों ने कहा कि जिन जरूरतों के आश्रय हम सरकार की तरफ देख रहे थे, हमें बार बार आश्वासन मिलता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इन विरोध करने वालों में अधिकतर की तादाद किसान से जुड़े हुए परिस्थितियों के साथ की है, क्योंकि किसानी की आय दुगनी हो जाएगी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। उनके तमाम सांसद अपने इलाकों में जाकर बतलाते थे। लेकिन इस देश में किसानों की स्थिति कितनी बदतर हो गई उसी दौर में, चाहे वो आंदोलन के बाद की परिस्थिति हो या आंदोलन से पहले की परिस्थिति हो। इन दोनों परिस्थितियों के बीच अगर गांव-गांव, राज्य दर राज्य बीजेपी के सामने यह मुश्किल आकर खड़ी हो गई कि उनके अपने उम्मीदवार और उनकी उम्मीदवारों के साथ चलने वाली भीड़ को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा या फिर वहां से दौड़ाया जा रहा है, तो इसका असर होगा क्या? महाराष्ट्र में तो जब मोदी सरकार ने बकायदा अपने सार्वजनिक तौर पर इस देश के सरकारी संस्थानों का उपयोग करके अपनी योजनाओं को घुमाना शुरू किया और मोदी की गारंटी शब्द के साथ किया, तो लगभग 6 जिलों में बकायदा उन अधिकारियों को रोका गया और कहा गया भारत की सरकार है, इसमें मोदी प्रधानमंत्री हैं। या तो प्रधानमंत्री की गारंटी हो, सरकार की गारंटी हो, इस देश के लोगों को गारंटी हो। यह कौन सी स्थिति है कि आप मोदी की गारंटी कह रहे हैं? यानी विरोध के स्वर चुनाव प्रचार के वक्त ही उभरकर सामने आए, 15 मार्च से पहले नहीं थे। और शायद इसी का असर है और सवाल अब बड़ा हो चला है कि अगर एक एक चरण के बाद, यानी चुनावी चरण एक एक बीतता चला जाएगा, तो अभी तो तीसरे चरण पर पहुंचे हैं। अगर यह परिस्थिति धीरे धीरे और व्यापक हो गई तो आखिर तक होगा क्या? सत्ता और सरकार यूं ही आंख मूंद कर सत्ता से बाहर हो जाएगी, या फिर जो असर कल रात अमेठी में नजर आया, कांग्रेस के दफ्तर के ठीक बाहर जितनी गाड़ियां थी उसको तोड़ डाला गया। वहां के लोगों ने बतलाया कि किस तरीके से बीजेपी के लोग वहां पर आए थे। वो तमाम बातों का जिक्र खुले तौर पर कर रहे हैं और कई 1 दर्जन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हमें लगता है इस तस्वीर को देखना चाहिए। गाड़ी टंकी विकास पुलिसों वाले प्रशासन ने तोड़ा है। भैया क्या हुआ है? पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़ा गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये डेमोक्रेसी पर हमला है, स्मृति की बौखलाहट है। कांग्रेस कार्यालय में बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र है? राजीव जी के जमाने में कभी ये नहीं हुआ। सोनिया जी चुन के गई, राहुल जी चुन के गए, कभी आप देखिए, गिनती करिए 1 2 3 4 गाड़ियां 15 गाड़ियां ये किसकी गाड़ी है भैया? ऐसी 20 गाड़ियां हैं। ये किसकी गाड़ी है भैया?
मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है? ये कांग्रेस नेता की गाड़ी है, वो कांग्रेस नेता की गाड़ी है। ये गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। ये गाड़ी आती थी, ये भाई साहब ये किसी पार्टी के नहीं है, अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी तोड़ी है। आगे गाड़ी है वो टूटती है, कई गाड़ी तोड़नी है, उधर गाड़ी खड़ी है। हाँ सामने बुला अरे हम लोग भागना जाते तो आगे आगे पुलिस की गाड़ी। क्या हुआ है सर? यहाँ 4 आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे गेरुआ रंग का अंगूठा रख के आगे पुलिस की गाड़ी आई है, हम लोगों को गाली दिया, बोलता है कि आचार संहिता लगा है तुम लोगों को मालूम नहीं है, और पीछे से बीजेपी वाले आए, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। वो तो कहा हम लोग भागे। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमेठी से, उन्होंने भी कहा कि यहां की संस्कृति ऐसी रही नहीं है। तो क्या राजनीतिक तौर पर 2024 का चुनाव सत्ता को बरकरार रखने या सत्ता से नहीं हटने देने का चुनाव है? यानी इसमें विपक्ष की भूमिका कहीं नजर आनी नहीं चाहिए, ऐसा चुनाव है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस देश के चुनाव प्रचार के भीतर अगर इस देश के समाज की परिस्थितियां लोगों के भीतर उबाल पैदा करने लग जाए तो फिर चुनाव प्रचार शायद राजनीतिक सत्ता की तिकड़मों से आगे निकल जाता है। और ध्यान दीजिए, इस परिप्रेक्ष्य में इस देश के बेरोजगारों की जो परिस्थिति है, हर तीसरा उम्मीदवार एक बेरोजगार की शक्ल में इस देश में खड़ा है और उसके सामने मुश्किल या तो खुद के बेरोजगार होने की है या अपने घर में बेरोजगारी की आलम को देखने की है। और यही वजह है कि पहली बार चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर विपक्ष के नेता के तौर पर अगर राहुल गांधी बेरोजगारों को क्या उकसा रहे हैं या बतला रहे हैं या इस देश की हकीकत को जतला रहे हैं? यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस देश की हकीकत 15 मार्च 2024 से पहले राजनीतिक तौर पर इतने उफान पर नहीं थी जिस उफान पर चुनाव प्रचार के वक्त है? और यही वो वजह है जिससे सरकार या तो डरी हुई है या उसके भीतर इस बात को लेकर घबराहट है। अगर लोगों के भीतर यह सवाल बड़ा हो गया कि उनकी अपनी मुश्किलों को समाधान 10 बरस में नहीं मिला या 10 बरस में मुश्किलें और भी बढ़ गई, तो फिर राजनीतिक तौर पर जिसके जो भी दांव मौजूदा सत्ता के साथ लगे हैं उनका क्या होगा? और वो अगर इस दौर में एग्रेसिव तरीके से नहीं आए तब क्या होगा? क्योंकि अमेठी में रात में जो गाड़ियां तोड़ी गई, कहा गया वहां पर पुलिस की गाड़ी भी साथ चल रही थी, उसकी मौजूदगी थी। हालांकि पुलिस ने कहा नहीं, हम कुछ मिनटों के बाद पहुंच गए थे जैसे ही जानकारी आई। सवाल यह नहीं है, सवाल है इस देश के भीतर हर जगहों पर सिस्टम मौजूदा वक्त में सरकार के हाथ में है। आज ही इस देश के 181 कुलपतियों ने एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि इस देश में यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर आरएसएस के कार्यालय या पार्टी कार्यालय से नियुक्त हो रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी तक में, यानी देश की सबसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीते दिनों जब प्रोफेसर तक को नियुक्ति हो रही थी तो उनके दरवाजे खुलते थे आरएसएस के दरवाजे के बीच में जाकर, और इस बात की खुली चर्चा रही कि मिठाई का डब्बा लेकर जाना है। यानी एजुकेशन को भी अपने हाथ में लेने के तरीके विचारधारा के नहीं है, यह दरअसल करप्शन का हिस्सा है। इसीलिए ध्यान दीजिए, इस दौर में आज तो वाइस चांसलर का लेटर है, पिछले महीने याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व जजों का लेटर था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली डगमगाने लगी है, जब सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फैसला इस देश में सरकार के खिलाफ दे रही थी। और इन परिस्थितियों में इस देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तक की बात तो उठी। यानी सिस्टम पूरा हाथ में है, बावजूद इसके उस लगाम को अपने हाथ में सरकार सत्ता पकड़ नहीं पा रही है क्या? जो विपक्ष अपने तौर पर जिन सवालों को उठा रहा है और लोगों के भीतर वो सवाल बड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी का सवाल शायद सबसे बड़ा है, लेकिन उसके तीखेपन को इससे पहले किसी पॉलिटिशियन ने क्या इस शिद्दत के साथ महसूस किया होगा जो राहुल गांधी ने किया? अगर मोदी 22 अरबपति बना सकता है तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को
बेरोजगार बनाया। 1000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला, रास्ते पे लाखों बेरोजगार युवा मिले, कहते हैं नरेंद्र मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया। उन सब युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, हम आपके लिए एक नया स्कीम, पहली नौकरी पक्की वाला स्कीम ला रहे हैं। अमीर लोग के बेटे अप्रेंटिसशिप करते हैं, जॉब मार्केट में जाने से पहले 6-7 महीने की उनको टेम्पररी नौकरी मिलती है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं मिलता। इसीलिए हमारी सरकार हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस दौर में राहुल गांधी या विपक्ष का नहीं है, सत्ता की मुश्किलों का है, उसके अपने गठबंधन का है, उसकी अपनी राजनीतिक मजबूरियों का है। क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, जिस तरीके से जिन मुद्दों को सत्ता उठाना चाहती थी या बीजेपी ने उठाया, वो मुद्दे भोतरे साबित हो गए। अलग अलग तरीके से उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, जिससे इस देश में वोटरों का ध्रुवीकरण हो सके। और इन वोटों के ध्रुवीकरण के आसरे महाराष्ट्र के अखबार में चाहे एक विज्ञापन की शक्ल में इस बात का खुले तौर पर बीजेपी जिक्र करा दे कि अगर इंडिया जीत जाएगा तो पाकिस्तान में जश्न मनने लगेगा और आप कहां चाहते हैं जश्न मने, यह विज्ञापन क्या किसी अखबार में छप सकता है? और छपने के बाद चुनाव आयोग आंखों को बंद रखें? या फिर कर्नाटक बीजेपी ने जो कार्टून की शक्ल में जिन चीजों को जारी किया, उसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच खुले तौर पर निकल कर आई? क्या इस पर भी चुनाव आयोग ने खामोशी बरत ली? यह भी सवाल है। और इन सवालों के अक्स तले बार बार इस बात का जिक्र खुद बीजेपी करती रही कि मुस्लिम आरक्षण कभी भी होने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में जो इस दौर में वो लगातार दे रहे हैं, उसमें भी जिक्र किया यह कैसे संभव है कि मुस्लिमों को आरक्षण मिल जाए। लेकिन उसी बीजेपी की सहयोगी आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू है। उस चंद्रबाबू नायडू ने खुले तौर पर ऐलान किया कि सत्ता में आएंगे तो 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, जो ओबीसी के हिस्से का होगा। खुले तौर पर यह राजनीतिक ऐलान है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के भीतर तकरीबन 40 से 50 सीटें मुस्लिमों द्वारा प्रभावित है। और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि इस राजनीति को साधना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू ने इसका जिक्र किया। लेकिन सबसे प्रिय नेता के तौर पर कोई दूसरे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को भी चंद्रबाबू नायडू ही लगते हैं। उनकी बातों को भी सुनिए, लेकिन उससे पहले 2 चीजों को और देख लीजिए। एक, महाराष्ट्र के अखबार में छपा विज्ञापन, और दूसरी तरफ जिस कार्टून को जारी किया गया और कार्टून की शक्ल में जिन बातों का जिक्र किया गया कर्नाटक के भीतर, क्योंकि कर्नाटक में भी कल ही वोटिंग होनी है। और उसके साथ आंध्र प्रदेश की वोटिंग से पहले आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की वाहवाही, सब कुछ एक साथ है। साथियों, जब चंद्रबाबू जी की सरकार थी, तभी राज्य विकास के टॉप पर था। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने यहां विकास की गाड़ी को